नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पंजाब पुलिस ने वो रॉकेट लॉन्चर बरामद कर लिया है जिसके जरिए कल रात मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया था। हालांकि हमला किसने किया, किसने करवाया, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। यह हमला एक बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन हमले में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया वो चिंता पैदा करता है। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ। जिस आरपीजी का इस्तेमाल हुआ है वो खतरे का इशारा है, क्योंकि ये आरपीजी हमारी आर्मी यूज नहीं करती। इस तरह का आरपीजी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौज इस्तेमाल करती है। अफगानिस्तान में तालिबान को पाकिस्तान आर्मी ने इसी तरह के रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड सप्लाई किए थे। कई बार जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर इसी तरह के आरपीजी का इस्तेमाल किया है। इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज पूरे अलर्ट पर हैं। हमलावरों को खोजने की कोशिश हो रही है। एनआईए की टीम मोहाली पहुंच चुकी है। पंजाब पुलिस ने अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो जल्दी ही हमला करने वालों तक पहुंच जाएगी। पंजाब पुलिस ने 50 सीसीटीवी कैमरे का फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है। सबकी जांच की जा रही है। 3000 मोबाइल फोन्स का डेटा डंप किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस ने वो लॉन्चर रिकवर किया जिससे रॉकेट फायर किया गया था। पुलिस को यह पता लगा था कि जिस गाड़ी में बैठकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड फायर किया गया वो गाड़ी पंजाब से निकलकर अंबाला पहुंची थी। अब पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर हमलावरों की तलाश कर रही है। एक व्यक्ति को अंबाला से हिरासत में लिया गया है, लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने आरपीजी से अटैक किया, उनका मकसद क्या था, वो किस संगठन से जुड़े हैं, उनके पास ऐसे हथियार कहां से आए जो पाकिस्तान की फौज इस्तेमाल करती है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कम है। पूरी घटना एक रहस्य है। हमारे संवाददाताओं ने मौका वारदात पर जाकर पूरे मामले की तहकीकात की। उन्होंने अपनी जांच में क्या पाया, यह बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मोहाली में क्या हुआ, कैसे हुआ और अब सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कह रही हैं। मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला चलती गाड़ी से किया गया। पुलिस का दावा है कि हमलावर कार में सवार थे। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से करीब 80 मीटर की दूरी से आरपीजी फायर किया गया। चूंकि उस वक्त तक ऑफिस बंद हो चुका था, इसलिए बिल्डिंग में ज्यादा लोग नहीं थे। जिस कमरे की खिड़की पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड फायर किया गया उस कमरे में कोई नहीं था, इसलिए इस हमले में किसी को नुकसान नहीं हुआ। चूंकि आरपीजी पोर्टेबल होता है, इसे कैरी करना आसान होता है, इसलिए हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए आरपीजी का सहारा लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल है कि हमलावरों के पास आरपीजी आया कहां से। हमलावरों की कोशिश थी कि रॉकेट इस बिल्डिंग की खिड़की से अंदर चला जाए, लेकिन टारगेट थोड़ा मिस हो गया और आरपीजी खिड़की के पास की दीवार से टकराया। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने जांच करने के बाद बताया है कि आरपीजी की मैक्सिमम रेंज करीब 800 मीटर होती है, जबकि इफेक्टिव फायरिंग रेंज करीब 300 मीटर होती है। लेकिन मोहाली में जिस इंटेलिजेंस यूनिट के हेडक्वार्टर पर 80 मीटर दूर से फायर किया गया, यानी इफेक्टिव रेंज से भी वो बहुत कम दूरी से था। इससे साफ है हमलावरों का इरादा इस बिल्डिंग पर टारगेटेड अटैक करने का था, इसे निशाना बनाने का था और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का था। लेकिन टारगेट थोड़ा मिस हो गया, रॉकेट दीवार से जाकर टकराया। 7:45 का यह वक्त था जब यहीं से सीधा फायर किया गया आरपीजी राउंड को और पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ। ये पहला सेंट्री पोजीशन है जहां पर 24 घंटे सेंट्री की पोजीशन रहती है। वहीं दूसरी तरफ इस समय फॉरेंसिक टीम उस पूरे एरिया को खंगाल रही है। डीजीपी पंजाब के द्वारा ये कहा गया कि टीएनटी का इसमें इस्तेमाल हुआ और प्रोजेक्टाइल के तौर पर इसे फायर किया गया। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जो इस समय लॉट नंबर है दरअसल वो आरपीजी राउंड का है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, आरपीजी जो कि 7 kg जिसका वेट है और 800 मीटर इफेक्टिव फायरिंग रेंज है, उसी के जरिए पंजाब पुलिस के इस इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया।
वहीं एक तरफ जहां पे इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, जिसपे ठीक सामने ये तेज इंपैक्ट के साथ जैसे ही फायर किया गया, यहां पर इंपैक्ट के साथ साथ अंदर विंडो पूरी तरीके से डैमेज हुई। डैमेज होने के बाद जो आसपास का पूरा एरिया है उस पे इसका असर हुआ। इस समय जो फॉरेंसिक टीम है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, सैंपल कलेक्ट कर रही है ताकि वो इसको देख सके। हालांकि इस एरिया में सीसीटीवी नहीं था, जिसकी वजह से इस एरिया की फुटेज अभी तक नहीं मिली है, लेकिन हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि कुल मिला के 50 सीसीटीवी कैमरास को पूरी तरीके से चेक किया गया है। उसमें से एक संदिग्ध गाड़ी दिखी है जिसमें 2 सस्पेक्ट हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जिनके पास एक आरपीजी राउंड फायर करने की क्षमता है, इसका मतलब और भी उनके पास आरपीजी हो सकते हैं। चूंकि हमले में मिसफायर हो गया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए शुरुआत में पंजाब सरकार ने इस हमले को हल्के में लिया। लेकिन जब यह पता चला कि हमला रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से किया गया था, तब सरकार हरकत में आई। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। सुबह चीफ मिनिस्टर ने पंजाब पुलिस के आला अफसरों की मीटिंग बुलाई। पंजाब की डीजीपी वीके भावरा ने कहा, ऐसा लग रहा है कि ग्रेनेड में टीएनटी का इस्तेमाल किया गया। टीएनटी बहुत घातक विस्फोटक है, आरडीएक्स से भी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोसिव होता है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इस तरह के ग्रेनेड का इस्तेमाल करती है, इसीलिए इस हमले के पीछे विदेशी साजिश की आशंका है। पंजाब के डीजीपी ने कहा कि पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है और जल्दी ही सच्चाई सामने आ जाएगी। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि हमलावरों की पहचान के मामले में 24 घंटे के बाद भी पंजाब पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। सिर्फ लॉन्चर रिकवर हो पाया है। अब इस केस की जांच में मिलिट्री इंटेलिजेंस और एनआईए की मदद भी ली जा रही है। चंडीगढ़ में तैनात एनआईए के अफसर भी मौके पर मुआयना करने पहुंचे। हालांकि एनआईए ने अभी ऑफिशियली इस केस की जांच शुरू नहीं की है। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने बताया कि चूंकि पहला मौका है जब हमले के लिए इस तरह के आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए एनआईए के लोकल अफसरों के साथ आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट के अफसर भी वहां पहुंचे हैं। मोहाली में हुए ब्लास्ट के बाद अब सामने आप देख सकते हैं कि एनआईए की टीम जो है वो यहां पर पहुंची है, साथ में उनसे वेस्टर्न कमांड के अधिकारी भी यहां पर हैं। ये तमाम जो ब्लास्ट वाली जगह है उसकी छानबीन यहां पर की जा रही है। ये आप जो तस्वीरें इसमें देख रहे हैं, तमाम अधिकारी जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये सिविल ड्रेस में जितनी आप देख रहे हैं, एनआईए की टीम जो है ये यहाँ पर पहुंची है और ये बाकायदा सब यहाँ पर छानबीन जो है वो की जा रही है कि आखिर किस तरह से जो धमाका है वो यहाँ पर किया गया है। और अभी तक जो खबर जो है कि एक युवक को इसमें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि गाड़ी बताई जा रही है कि यहाँ पर जो स्विफ्ट डिजायर थी वो यहाँ पर ब्लास्ट करने के बाद सीधा जो है वो यहाँ से डेराबस्सी होते हुए दप्पर टोल प्लाजा क्रॉस करके अंबाला जा पहुंची थी। बहरहाल ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। ये प्रॉपर यहाँ पर छानबीन जो है वो एनआईए के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह का एक्सप्लोजिव और कैसे ये जो सामने बिल्डिंग है इसको टारगेट किया गया था। इस मामले को लेकर पंजाब सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक करीब 7 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। करनाल में आतंकवादी पकड़े गए, लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, पठानकोट में आर्मी कैंप पर हमला हुआ, जलालाबाद में मोटरसाइकिल ब्लास्ट हुआ और फिरोजपुर में टिफिन बम मिला। ऐसे कई मामले हैं जिनको देखकर लग रहा है कि अब पंजाब को फिर से डिस्टेबलाइज करने की इंटरनेशनल साजिश हो रही है। कॉन्स्पिरेसी बड़ी है, सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट मोड में है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से सरकार की मुसीबत और बढ़ जाती है। अब चूंकि पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, इसलिए उनसे कई सवाल पूछे गए। आज चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने खुद ये बात मानी कि देश के दुश्मनों की तरफ से पंजाब का भाईचारा खत्म करने की साजिश रची जा रही है। भगवंत मान ने दावा किया कि पंजाब में गड़बड़ी फैलाने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और हमले के दोषियों को
कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लगातार काफ़ी अरसे तो पंजाब ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ और सारा डिटेल जी है वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएगियां तो जड़ां तक पहुँच जाएंगे। तो मैं यही बार बार कहना चाहना तुहाडे जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल को खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां कि असीं पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़न की कोशिश की सी ते सख्त तो सख्त सजा मिलूगी। भगवंत मान ने जो कहा वो हर चीफ मिनिस्टर कहता है, सख्त सजा मिलेगी, साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि कितनों को पकड़ा जाता है और कितनों को सजा होती है। पंजाब सरकार के लिए यह हमला दहशतगर्दों की तरफ से एक चैलेंज है, क्योंकि अब तक तो पब्लिक प्लेसेस पर छोटे मोटे हमले करने की कोशिश होती थी, लेकिन अब पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। यह पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। हमला उस हथियार से किया गया जो पाकिस्तान की आर्मी इस्तेमाल करती है। इसीलिए पुलिस अफसरों का दावा है कि हमला करने वाले भले ही लोकल लोग हों, आतंकवादी संगठनों के स्लीपर सेल के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन हथियार पाकिस्तान से आए, क्योंकि आरपीजी अब टेररिस्ट को ही हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। आरपीजी का एक हथियार है जिसका इस्तेमाल दहशतगर्द करते हैं और इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत कुल 12 मुल्क ऐसे हैं जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये आरपीजीज आतंकवादियों के पास दिखाई देते हैं और यही बात पंजाब पुलिस को ज्यादा परेशान कर रही है। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर मोहाली के सेक्टर 77 में है। यह सेक्टर अभी डेवलप हो रहा है, काफी इलाका खाली है, सीसीटीवी कम लगे हैं, इसलिए हमलावर आराम से फरार हो गए और उनकी मूवमेंट की ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। अच्छी बात यह थी कि इस इलाके में खुली कुछ नई दुकानों में कैमरे लगे हैं। उन कैमरों में हमलावरों की गाड़ी की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। इसी से पता लगा कि हमला करने वाले स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में शामिल होकर आए थे। उन्होंने चलती गाड़ी से फायर किया। पुलिस ने इस इलाके में सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की है। इनकी मदद से पता चला कि हमलावर जिस गाड़ी में सवार थे वो गाड़ी अंबाला की तरफ गई है। इसीलिए हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट किया गया। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तान ने पंजाब में गड़बड़ी करने के इरादे से अब एक नया विंग बनाया है। लश्कर खालसा के नाम से आतंकवादियों का एक और संगठन खड़ा कर दिया है। इसमें फिलहाल अफगानी लड़ाकों को भर्ती किया गया है। ये लोग आरपीजी फायर करने में एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडर्स और पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर्स और छोटे मोटे अपराधियों को इस लश्कर में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए पुलिस को पूरी आशंका है कि इस हमले के पीछे आईएसआई के इस नए आतंकी संगठन लश्कर खालसा का हाथ हो सकता है। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे लगता है कि पंजाब में आतंक का साया लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल 23 दिसंबर को लुधियाना के कोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ था। तब इन आतंकवादी घटनाओं का यह सिलसिला शुरू हुआ था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में 23 अप्रैल को चंडीगढ़ में बुड़ैल जेल के बाहर टिफिन बम मिला जिसके भीतर करीब 1.5 किलो आरडीएक्स भरा हुआ था। 5 मई को हरियाणा के करनाल में पुलिस ने कार में सवार 4 आतंकवादियों को पकड़ा था जो 4 किलो आरडीएक्स लेकर तेलंगाना जा रहे थे। इसके बाद परसों यानी संडे को तरन तारण जिले में खंडर में छपाया 3.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर में घुसने की खबरें लगातार आती रहती हैं और अब कल आरपीजी से अटैक हुआ। इसके बाद पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अमृतसर में पुलिस के जवान अहम ठिकानों की तलाशी ले रहे हैं। अमृतसर के कमिश्नर ने आज कहा कि मोहाली में धमाके की खबर मिलने के बाद अमृतसर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सारी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जो इंसिडेंट मोहाली में हुआ है, क्योंकि
अमृतसर कमिश्नरेट बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, तो जैसे ही हमें रात सूचना मिली हमने रेड अलर्ट इशू कर दिया और तब से ही हमारे गेस्टेड ऑफिसर्स, एसएचओज, इंचार्ज पीपीज, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। तो नाके बढ़े, कोशिश बढ़ाई? हाँ, जो हमने एरिया सिक्योरिटी कवर भी बढ़ाया है, अपनी जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी कवर किया है। इसके अलावा हम पब्लिक से भी पूरी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो किसी को भी कोई सूचना पुलिस को देनी हो तो हमारे कंट्रोल रूम पे या ऑफिसर्स के नंबर वेबसाइट पे हैं, आप शेयर जरूर करें। मोहाली में हमले के बाद अब कांग्रेस भी कहने लगी है कि भगवंत मान की सरकार से पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाली जा रही। कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने होम मिनिस्टर अमित शाह से इस मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की। जयवीर शेरगिल ने कहा कि पंजाब में गड़बड़ी हो रही है, इसे रोकना आम आदमी पार्टी की सरकार के बस की बात नहीं है, इसलिए सेंट्रल एजेंसीज को दखल देना चाहिए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार आने के बाद जो कत्ल के केस हैं उनमें वृद्धि, पटियाला में दंगे, तरनतारन में आरडीएक्स का पाया जाना, अब मोहाली पे आरपीजी से पुलिस दफ्तर पे अटैक होना कोई इत्तेफाक नहीं है। बहुत ही एक चिंताजनक स्थिति उभर के सामने आ रही है कि कुछ ताकतें पंजाब के अमन चैन को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी बात, ये अब साफ हो गया है, केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार पंजाब की सुरक्षा अमन चैन के लिए हानिकारक सरकार है। अब भगवंत मान जी को जाग जाना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि अब वो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के और केजरीवाल प्रचार मंत्री नहीं हैं। एक युवा होने के नाते, एक पंजाबी होने के नाते मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से दरखास्त करूंगा कि वो केंद्रीय जो सुरक्षा जांच एजेंसीज हैं उनको इस मामले की तहकीकात करने के लिए उनकी जिम्मेदारी लगाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पंजाब की जो सरकार है वो ना तो काबिल हैं इस मामले के तह तक जाने के लिए, ना तो उनकी नीयत ना नीति। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी इस मुद्दे पर बोले। सिरसा ने कहा कि वो सुरक्षा के मुद्दे पर पंजाब सरकार के साथ हैं। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को पूरा सपोर्ट करते हैं। भगवंत मान को पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। अब पहले तो मुझे ये परिभाषा नहीं समझ में आ रही, ऐसा सरकार क्यों करना चाह रही है। हम सरकार के साथ खड़े हैं। आतंकवाद का खात्मा करना इस देश की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। पंजाब पुलिस ऐसे काम में सक्षम भी है, लेकिन ये कह देना कि ये माइनर है, भाई रॉकेट प्रोपेलर से एक ग्रेनेड फेंका जाता है, यार इसको माइनर अटैक और मेजर अटैक आप इसको कैसे कहेंगे। इससे बड़ा तो मुझे नहीं सकता कि अटैक हो सकता हो, और पंजाब में कभी हुआ भी नहीं इस तरह का कि कोई प्रोपेलर गन से आपके तीसरी मंजिल के ऊपर फायर करे। हम भगवंत मान जी के सपोर्ट में हैं। हम चाहते हैं कि वो इस लड़ाई को लड़ें, लेकिन वो केजरीवाल जी को छोड़ें। केजरीवाल जी की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। केजरीवाल जी की प्रायोरिटी पंजाब की नहीं है, केजरीवाल जी की प्रायोरिटी सिख नहीं है, केजरीवाल जी की प्रायोरिटी देश की सत्ता हासिल करना। सारी घटनाओं को देखकर यह लगता है कि पंजाब को फिर से सुलगाने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सारी साजिशें नाकाम होती जा रही हैं, इसलिए अब पाकिस्तान ने नया फ्रंट खोला है। अब पंजाब में दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है। चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ अब मुश्किल हो गई है, इसलिए ड्रोन की मदद से हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश हुई है। कल रात ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर 10 किलो हेरोइन ड्रोन के जरिए भेजी गई। बीएसएफ ने इस ड्रोन को मार गिराया। इसी तरह के ड्रोन से हथियार भी सप्लाई किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से ड्रोन के जरिए 70 पिस्टल, एक सब मशीन गन, एक फॉल राइफल, एक एकेएम राइफल, एक 7.5 सेगा राइफल, एक पीएमजी एमके राइफल और 98 मैगजीन पाकिस्तान की तरफ से पंजाब सीमा में गिराई गई। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन्हें पकड़ लिया। जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाते हैं वो 10 से 20 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम होते हैं। जिस आरपीजी से मोहाली में हमला हुआ उसका वजन करीब 7 किलो होता है। इसीलिए एजेंसियों को लगता है कि इस ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से यह आरपीजी भेजा गया होगा। और अब पाकिस्तान विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर एक बार फिर से पंजाब में माहौल खराब करना चाहता है। इसीलिए इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हो सकता है पाकिस्तान को लगता हो कि पंजाब में एक नई सरकार है,
ऐसी सरकार जिसके पास प्रशासन का अनुभव नहीं है, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसने कभी आतंकवाद के केसेस के साथ डील नहीं किया, और पाकिस्तान शायद इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में है। इसलिए भगवंत मान को केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, सेंट्रल एजेंसीज की मदद लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी हमला करने वालों को पकड़कर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, पंजाब के अमन और चैन का मामला है। अब मैं आपको अमन और चैन को चोट पहुंचाने वाले एक और खतरे के बारे में बताता हूं। आज वाराणसी से लेकर दिल्ली तक मंदिर मस्जिद विवादों की चर्चा रही। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का केस अदालत में था। आगरा में ताजमहल के सर्वे की पिटीशन अदालत में थी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद का केस कोर्ट में था। और दिल्ली में कुतुब मीनार का नाम बदलने की मांग को लेकर कुछ लोग मैदान में उतरे। खूब शोर शराबा हुआ। अदालतों में जो केस थे उन सब में तारीख पड़ गई और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले को ठंडा कर दिया। तो एक एक करके इन मामलों को समझने की कोशिश करते हैं। असल में ज्ञानवापी मस्जिद में तो सर्वे को लेकर वाराणसी में एक हफ्ते से टेंशन चल रही है। मंदिर का सर्वे 6 मई को हो गया था, लेकिन 7 मई को कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद में नहीं घुसने दिया गया। आज कोर्ट को मस्जिद में सर्वे की नई तारीख तय करनी थी, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकारों ने अदालत से सर्वे के लिए अपॉइंटेड एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने की मांग की। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इसलिए आज एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र ने इस मुद्दे पर कोर्ट में अपना लिखित जवाब सबमिट किया और इसके बाद अदालत ने सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया। 5 महिलाओं ने मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने की इजाजत देने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। इन लोगों की पिटीशन में यह अपील की गई है कि मस्जिद परिसर और उसके तहखाने में भगवान विश्वेश्वर और अन्य हिंदू देवी देवताओं के विग्रह मौजूद हैं, इसलिए उनका सर्वे कराया जाए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के इसके खिलाफ हाईकोर्ट भी गई थी, मगर कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद सर्वे शुरू हुआ। लेकिन एक ही दिन बाद मस्जिद का पक्ष ने नई अर्जी डाल दी। अब हिंदू पक्ष ने मांग की है कि सर्वे की निगरानी खुद सुनवाई करने वाले जज साहब करें। हमने माननीय न्यायालय से स्पष्ट जो रकबा नंबर 9130 है, जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, उस पर हमने कहा कि उस परिसर में प्रवेश करके कथित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तहखाना है, जहाँ आदि विश्वेश्वर का भव्य मंदिर हुआ करता था, वहाँ पे शिवलिंग विद्यमान था, उस स्थान से लगाए पूरे परिसर का परीक्षण किया जाए। इस पे भी फैसला कल आना है जी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आज ये हुई कि आप लोगों के द्वारा ये मांग की गई थी कि जज साहब खुद मौके पे पहुंचे, वहाँ पे अगर वीडियोग्राफी होती है, सर्वे होती है। निसंदेह अगर ये जो पूरा अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है पूरे देश में, अगर माननीय न्यायाधीश महोदय पहुँचते हैं तो इसका समाधान अच्छा होगा। तो उनकी गरिमा में उपस्थिति के नाते ये कार्य बड़ी तत्परता से और उचित ढंग से हो जाएगा। आपत्ति प्रति आपत्ति का प्रश्न नहीं रहेगा। जज साहब ने क्या बोला फिर इस पे? अभी तो उन्होंने इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा, ये तो उनका विशेषाधिकार का विषय है। अब वो जैसा तय करते हैं उसी पर निर्भर करता है। इस समय सारा विवाद सर्वे को लेकर है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद का सर्वे नहीं होने देना चाहता और हिंदू पक्ष चाहता है कि सर्वे हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। अगर सर्वे हो गया तो फिर विवाद शुरू होगा। इसीलिए ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद 3 बार एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग कर चुकी है। 2 बार एडवोकेट कमिश्नर बदले जा चुके हैं। अजय मिश्रा तीसरे एडवोकेट कमिश्नर हैं। इसीलिए आज हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि अब एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करने के बजाय खुद जज साहब ही सर्वे के वक्त मौजूद रहें, तभी सर्वे हो पाएगा, वरना मामला ऐसे ही टलता रहेगा। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह के विवादों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामले सैकड़ों साल पुराने हैं, लेकिन हर बार नया झगड़ा हो जाता है। इस मामले में 1919 में कोर्ट में केस गया था, फिर 1991 में 91 में पिटीशन डाली गई, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया और फिर 2019 में अदालत से अपील की गई। अब फिर मामला कोर्ट में आया है। ऐसे मामलों को निपटाना अदालत के लिए भी आसान नहीं होता, इसलिए मामले लटकते रहते हैं,
तारीख पर तारीख मिलती रहती है। आज मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के केस में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। मथुरा की ईदगाह मस्जिद का भी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद जैसा ही सर्वे कराने की मांग की जा रही है। आज मथुरा की अदालत में इस बारे में एक पिटीशन फाइल की गई। असल में आज मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मस्थान वर्सेज ईदगाह के मुकदमे की सुनवाई होनी थी। जन्मस्थान ट्रस्ट की तरफ से मांग की जा रही है कि ईदगाह मस्जिद के दायरे में आने वाली जमीन जन्मस्थान को दे दी जाए, क्योंकि यह जमीन जन्मस्थान के नाम से ही दर्ज है। वहीं ईदगाह मस्जिद की तरफ से इस पिटीशन का विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पर सुनवाई हो ही नहीं सकती। आज सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में एक नई अर्जी दी गई। मांग की गई कि ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मथुरा की ईदगाह मस्जिद परिसर का भी सर्वे हो। इसके लिए अदालत एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करे, और आज सुनवाई नहीं हो सकी। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि उनके पास एक पुराना सरकारी नक्शा है जिसमें ईदगाह मस्जिद का कोई जिक्र ही नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड जिसमें कि प्रॉपर्टी दर्ज होती है, तो जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी रिकॉर्ड में हम जाएंगे देखेंगे, तो इसमें इस तरह की जो बात है कि ये सर्टिफाइड नक्शा है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है, और इसमें खसरा नंबर 825 ये दर्ज है, और 825 में क्लियर मेंशन किया गया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। कहीं भी आप देख सकते हैं इसमें मस्जिद का कहीं कोई नंबर नहीं है। ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जो बहुत पुराना ये सर्टिफाइड कॉपी है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। मथुरा का नक्शा है जिसमें आप कह रहे हैं कि 825 खसरा। हाँ, ये मथुरा का, पूरे मथुरा का नक्शा है। इसमें जमुना से लेकर के और पूरा मथुरा कैसे सिचुएटेड है, कैसे बसा हुआ है, पूरा दिया है, और 825 में जन्मभूमि को साफ दर्शित किया गया है कि जन्मभूमि यहाँ पर है। तो अभी जो मस्जिद है क्या वो भी इसी 825 में ही आती है? हाँ, ये मस्जिद का एरिया है 13, जो टोटल एरिया है खसरा नंबर 825 है रेवेन्यू रिकॉर्ड, और इसमें 13.37 एकड़ का जो टोटल एरिया, उसी में ये मस्जिद आती है, जिसको हम मूल गर्भगृह कहते हैं। ये लोग मस्जिद कहते हैं, हम इसे मूल गर्भगृह कहते हैं। मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद पर अब सुनवाई 1 जुलाई को होगी, लेकिन ईदगाह मस्जिद के वकीलों का पक्ष जानना भी जरूरी है। उनका कहना है कि अभी तो यह तय नहीं हुआ कि यह मामला कोर्ट में एडमिट हो सकता है या नहीं, इस मामले में सुनवाई भी हो सकती है या नहीं। लेकिन हिंदू पक्षकार हर बार सुनवाई से पहले एक नई अर्जी डाल देते हैं जिससे मामला लंबा खींचे। जब भी इस मुकदमे में कोई तारीख होती है, वादी पक्ष बड़ी सोची समझी नीति के तहत कोई ना कोई प्रार्थना पत्र पहले से दे देते हैं। हमारी तरफ से इसमें एक आपत्ति दाखिल की गई थी कि 7 रूल 11 CPC के तहत पहले इस पर सुनवाई हो जाए कि मुकदमा मेंटेनेबल है या नहीं है, या इनको क्या अधिकार है इस मुकदमे को दायर करने का, क्योंकि ना तो ये वादी पक्ष जन्मभूमि ट्रस्ट के व्यक्ति हैं, ना जन्मभूमि सेवा संघ के व्यक्ति हैं, ना वहाँ कोई पदाधिकारी हैं। तो आखिर उन्होंने किस अधिकार से इस मुकदमे को दायर किया है? जब माननीय न्यायालय ने, सिविल सीनियर डिवीजन में मुकदमा चल रहा है, जब उन्होंने हमारे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नियत कर दी, और उस पर पिछली तारीख को बहस भी हो चुकी है, और फिर आज बहस होनी थी, क्योंकि आज हमारे सीनियर अधिवक्ता की देहांत हो गया, तो कंडोलेंस हो गई, इस कारण सुनवाई नहीं हो सकी। तो ये लगातार अलग अलग प्रार्थना पत्र देते रहते हैं जिन पर अभी कोई सुनवाई नहीं होनी है। पहले ये तय होना है कि ये मुकदमा चलने योग्य है या नहीं है। मथुरा में जिस जगह मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है, इससे सिर्फ 40 किलोमीटर दूर आगरा में ताजमहल को मंदिर साबित करने की मुहिम भी अदालत तक पहुंच गई है। बीजेपी के एक नेता रजनीश सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में एक केस फाइल कर चुके हैं, जिसमें मांग की गई है कि ताजमहल की एक्सपर्ट से पड़ताल कराई जाए, इसके 22 बंद कमरों को खुलवाया जाए, जिससे पता चल सके कि ताजमहल क्या पहले हिंदू मंदिर तेजो महालय था, जिसका नाम ताजमहल कर दिया गया। याचिका में यह भी मांग की गई है कि आर्कियोलॉजी एक्ट के उन प्रावधानों को भी रद्द किया जाए जिसके तहत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा के किले और एतमाद उद्दौला के मकबरे को ऐतिहासिक इमारतें घोषित किया गया था। शनिवार को पिटीशन फाइल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को आज सुनवाई करनी थी, लेकिन अवध बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी। इस पिटीशन पर अब 12 मई को सुनवाई होगी। ताजमहल को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। इस बात के सबूत दिए जाते हैं कि ताजमहल असल में तेजो महालय मंदिर था, जिसे जयपुर के राजा मानसिंह ने बनवाया था।
शाहजहां ने उस मंदिर को तोड़वाकर मुमताज महल के लिए मकबरा बनवा दिया, जिसे ताजमहल का नाम दिया गया। यह भी दावा किया जाता है कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं जो कई दशकों से बंद हैं। इन कमरों में भगवानों की टूटी मूर्तियां हैं, शिवलिंग है, लेकिन ये सारी बातें अंदाजे के आधार पर कही जा रही हैं। आज की सच्चाई तो है कि ताजमहल को दुनिया में मोहब्बत की निशानी के रूप में जाना जाता है। इसकी खूबसूरती की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। ताजमहल को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। इसलिए इतिहास के लिहाज से तथ्यों की पुष्टि के लिए कोर्ट चाहे तो भले ही सर्वे करवा ले, लेकिन ताजमहल को झगड़े की जड़ नहीं बनने देना चाहिए। जो मोहब्बत का प्रतीक है उसे नफरत की निशानी नहीं बनाया जाना चाहिए। एक विवाद कुतुब मीनार को लेकर भी शुरू हुआ है। अब कुछ हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग कर दी है। आज हिंदू यूनाइटेड फ्रंट और महाकाल मानव सेवा नाम के दो संगठनों के कुछ कार्यकर्ता कुतुब मीनार के पास पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इनका दावा है कि कुतुब मीनार को मंदिर तोड़कर बनवाया गया है। इसमें पुराने मंदिरों के अवशेष हैं, इसलिए अदालत से इसका सर्वे कराया जाए और कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किया जाए। प्रदर्शनकारियों की तादाद ज्यादा नहीं थी, इसलिए पुलिस को मामला शांत कराने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। पुलिस ने सभी 44 प्रोटेस्टर्स को हिरासत में ले लिया और प्रदर्शन खत्म हो गया। कुतुब मीनार से जुड़ा एक मामला कोर्ट में भी है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है। अदालत से मांग की गई कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुतुब मीनार परिसर में रखी गणेश भगवान की 2 मूर्तियों को वहां से हटाने से रोके और कुतुब मीनार परिसर में पूजा की इजाजत दे, क्योंकि ऐसा ही इन्हें आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की मूर्तियां बताकर किसी म्यूजियम में भेज सकता है। तब अदालत ने एसआई को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक कुतुब मीनार कैंपस से यह मूर्ति न हटाई जाए। यह केस राम मंदिर के केस में रामलला के वकील रहे सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की तरफ से दायर किया है। हरिशंकर जैन ने अपनी याचिका में कहा कि कुतुब मीनार के परिसर का सर्वे कराया जाए और मंदिरों का कंजर्वेशन किया जाए। लेकिन आज जो प्रदर्शनकारी कुतुब मीनार परिसर पहुंचे, उनका इस सारी विवाद से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो ये मालूम भी नहीं था कि कुतुब मीनार किसने बनवाई, कौन से मंदिर तोड़े गए। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना था। एक महिला ने तो यहां तक कहा कि जिन लोगों ने 500 साल पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था, उनको फिर से हिंदू धर्म में वापसी कराई जानी चाहिए। मुगलों ने हमारी हर चीज को छीना है, तो वो हम वापस की मांग कर रहे हैं। विष्णु स्तंभ हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था, तो ये कुतुब मीनार नाम हटा के और उसका नाम टैग हटा के हम अपना नाम टैग जो पहले था आदिकाल में, वही नाम हम रखना चाहते हैं। और ये विष्णु स्तंभ जो है ये नहीं है, ये जब से धरती जब से ये रही है, भगवान जब से जन्म लिए इस धरती पे भगवान श्री राम, तो ये सनातनियों की भूमि है। और आज जो आप मुगल की बात करते हैं, मुगलों ने कितने सनातनियों को कन्वर्ट किया है जाति में, आज उनका बोलबाला है, तो क्या वह पुनः सनातन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जबरदस्ती आपको किसी को कन्वर्ट करके अगर उसे दूसरे धर्म में जोड़ दिया जाए तो सनातनी की भूमि रही है। मुगल तो पता नहीं कौन से अरब कंट्री से आए थे, मंदिर तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाई है। हमारे सनातन धर्म की हर एक चीज को इन्होंने तोड़ा है, हर एक चीज पे कब्जा किया है। मैंने इन प्रदर्शन करने वालों की बात आपको सिर्फ इसलिए सुनवाई ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि हंगामा करने वालों की बातों को कितना सीरियसली लेना चाहिए। इस तरह के लोग सिर्फ क्योस क्रिएट करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए इस तरह के प्रदर्शन करते हैं। इनका ना कोई हिंदुओं से मतलब है, ना कोई मुसलमानों से मतलब है, न किसी धर्म से मतलब है, न कोई सिद्धांत। ये क्या कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है, इन्हें खुद नहीं मालूम। ऐतिहासिक तौर पर यह सही है कि कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस वक्त मौजूद 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाई थी। ये सब दर्ज है। कुछ मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्तियों के अवशेष इस मस्जिद के गलियारे में डाले गए थे।
यह उस वक्त हिंदुओं को अपमानित करने के लिए किया गया था, लेकिन यह बात सैकड़ों साल पुरानी है। अब इतिहास को संजोना तो ठीक है, लेकिन सैकड़ों साल पुरानी बातों को खोदकर माहौल को खराब करना ठीक नहीं है। ये सब मुद्दे सियासत के हैं और सियासत के लिहाज से मुफीद होते हैं, इसलिए रोज नया विवाद सामने आता है। जैसे आज बीजेपी ने दिल्ली में मुगल शासकों के नाम पर बनी सड़कों के नाम बदलने की मांग की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी और दिल्ली की 6 सड़कों का नाम बदलने की मांग की है। आदेश गुप्ता चाहते हैं कि दिल्ली की तुगलक रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, बाबर लेन, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड के नाम को बदला जाए और उन्होंने नाम भी सुझाए हैं जिनके नाम पर इन सड़कों को रखा जाना चाहिए। आदेश गुप्ता ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, इससे गुलामी के प्रतीक इन नामों को बदल देना चाहिए। अगर कांग्रेस चाहती तो एनडीएमसी एरिया के जितनी भी सड़कें हैं वो आज विदेशी आक्रांताओं के नाम नहीं होती, वो मुगल आक्रांताओं के नाम नहीं होती, वो बाबर, हुमायूं, तुगलक और अकबर के नाम नहीं होती। तो आज हमने इसलिए कहा एनडीएमसी के चेयरमैन को पत्र लिखा है, एनडीएमसी के सभी पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और कहा है कि आज देश स्वाभिमान के दौर से गुजर रहा है और हमें इस आज़ादी की अमृत महोत्सव में उन वीरों को, उन महान पुरुषों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज हमारे लिए अकबर, बाबर, हुमायूं आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, खुदीराम बोस, महर्षि वाल्मीकि, जनरल बिपिन रावत, और इसीलिए हमने उनके लिए कहा कि इनके नाम पर सड़कें होनी चाहिए। सड़कों का नाम बदलने की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन ये मांग ऐसी है जो पूरी हो सकती है, क्योंकि लोग सोच सकते हैं कि शाहजहां रोड, तुगलक रोड जैसी सड़कों के नाम अगर महाराणा प्रताप और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर हो तो किससे ऑब्जेक्शन होगा। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं गलत सोचते हैं, क्योंकि इसका विरोध हो सकता है। ऐसी बातों को मुस्लिम विरोधी बताया जा सकता है। आज महबूबा मुफ्ती ने कह भी दिया कि सरकार मुसलमानों को परेशान करने के लिए जानबूझकर इस तरह के काम करवा रही है, नाम बदलवा रही है। अगर सरकार में दम है तो लाल किले का भी नाम बदल दें। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे जगह पे पूजा करते हैं जो इस वक्त किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, जहां आप पूजा नहीं कर सकते हैं, जो एसआई के पास है जहां पूजा नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारे स्टेट का हेड ही कानून की धज्जियां उड़ाएं तो बाकियों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है, उसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उसमें ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। तो ये होना तो ये चाहिए था कि जो लोग इस मुल्क की दौलत लूट के बाहर चले गए, चाहे वो मालिया है, चाहे मोदी है, दूसरे कोई मोदी है, तो बजाय वो दौलत वहाँ से वापस ले आते। ये यहाँ जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे, जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे इस मुल्क को देखने के लिए। महबूबा मुफ्ती इतनी नाराज क्यों हैं, किस हेड ऑफ स्टेट की बात कर रही हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। असल में जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक मार्तंड सूर्य मंदिर में सदियों बाद पूजा हुई और यह बात महबूबा मुफ्ती को पूरी लग गई। रविवार को मार्तंड मंदिर परिसर में नवग्रह अष्टमंगलम की पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा में देश के कोने कोने से आए लोग शामिल हुए। पूजा कराने के लिए केरल और राजस्थान से पुजारी आए थे। उन्होंने मंदिर परिसर में नवग्रह का आह्वान किया, विश्व कल्याण की कामना की और इस पूजा में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कश्मीर के आईजी पुलिस विजय कुमार और अनंतनाग जिले के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल हुए थे। अनंतनाग जिले में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर भारत के बेहद प्राचीन और विशाल सूर्य मंदिरों में से एक है। इसे 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य ने बनवाया था।
लेकिन 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश पर इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। यहां पूजा बंद करा दी गई, लेकिन ये मंदिर और इसका प्रांगण इतना विशाल था कि मुस्लिम शासक इसके अस्तित्व को पूरी तरह मिटा नहीं पाए। बाद में आए भूकंपों से मार्तंड मंदिर के खंडरों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा। इस वक्त ये मंदिर कंपाउंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद यहां पहली बार 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा की। मार्तंडसुर मंदिर में पूजा को लेकर एएसआई ने ऐतराज जताया है। अफसरों का कहना है कि इस तरह के प्रोटेक्टेड प्लेसेस पर पूजा अर्चना आर्कियोलॉजिकल एक्ट के खिलाफ है। कानूनी तौर पर यह बात सही हो भी सकती है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से मार्तंड मंदिर में पूजा को लेकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, उससे लोग और नाराज हो गए। मार्तंड मंदिर में नवग्रह अष्टमल्लम पूजा करने वालों का कहना है कि इस पूजा से भारत का भला होगा और पूरे विश्व का कल्याण होगा। ये हवन नहीं हुआ है, आज ये पूजा हुई है, विशेष पूजा। चूंकि भारतीय संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है और ज्ञान की उपासना माँ शारदा की और सूर्य की उपासना से ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो सनातन संस्कृति का जो ज्ञान हुआ है वो सूर्य की कृपा से फैला है। सतपथ ब्राह्मण आदि महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी सूर्य की कृपा से वेद आदि प्राप्त किए हैं। तो सूर्य का मंदिर तोड़ दिया गया, उसकी उपासना रोक दी गई। तो चूंकि भगवान भी भक्त के भक्ति का भूखा होता है, तो सूर्य की जो चक्षु उपासना थी वो बंद हो गई। उस बंद के होने से कश्मीर में उपद्रव व हिंसा आदि बढ़ते गए दिनों दिन, और केवल कश्मीर नहीं संपूर्ण भारत में फैल रही है हिंसा। तो पुनः इस सूर्य का मंदिर का उत्थान हो, उद्धार हो, इसके लिए पूजा की गई, ताकि कश्मीर सहित पूरे भारत में एक शांति हो और भारत की जो ज्ञान की परंपरा है पुनः वो प्रसारित हो, पुनः उठ खड़ी हो। इसके लिए पूजा हुई है, नवग्रह पूजा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर आज गवर्नर जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठा दिए। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा, बंगाल में जो लोग हिंसा का शिकार हुए उन्हें इंसाफ देने में सरकार की तरफ से भेदभाव नहीं होना चाहिए। असल में बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसके शिकार लोगों के परिवार वालों को लेकर आज बीजेपी के नेता राजभवन पहुंच गए। इन लोगों की शिकायत है कि हिंसा के 1 साल बाद उन्हें न्याय सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस के मेंबर नहीं है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने इन परिवारों से काफी देर तक बात की, उनकी बात सुनी, मदद का भरोसा दिया। जगदीप धनखड़ का कहना है कि वो पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद इंटरवीन करेंगे। राज्यपाल की हैसियत से प्रथम सेवक होने के नाते मेरा आग्रह रहेगा कि राजनीति से ऊपर उठकर दलगत राजनीति को दरकिनार करते हुए सभी को राहत का मापदंड एक तरीके का होना चाहिए, एक नजर का होना चाहिए। रामपुर हाट में तीव्र गति से राहत देना एक अच्छी बात है, पर दूसरी तरफ बिल्कुल नजरअंदाज करना, कोई पूछ नहीं करना, यह शासन पर सही टिप्पणी नहीं है। मैं इसका अध्ययन कर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा, संबंधित व्यवस्था में दखलंदाजी भी करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि पीड़ित परिवारों को अतिशीघ्र सहायता मिले। पश्चिम बंगाल असेंबली में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता की बंगाल में तीसरी बार सरकार बनी है, लेकिन ममता सुधरने वाली नहीं है। वो विरोधियों की आवाज को कुचल रही हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, पोस्टपोल वायलेंस नहीं है। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ, पोस्टपोल वायलेंस नहीं है। आसाम का चुनाव एक साथ हुआ था, वहां बीजेपी का सरकार कंटिन्यू कर गया, वहां भी कोई पोस्टपोल वायलेंस नहीं है। क्यों बंगाल में हो रहा है? क्यों बंगाल में इतना लेडीज के ऊपर अत्याचार हो रहा है? ये बंद होना तो चाहिए, बंद तो नहीं हो रहा है। हमारी गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी में तो ओपन बताया, ये लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकार है, 1 साल तक हम लोग नहीं आया, कुछ नहीं बोला। लेकिन ममता बनर्जी सुधारने वाले नहीं है। बंगाल का हालत ऐसे है, इसलिए 356 का डिमांड सब एरिया में हो रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी के आरोपों को हंसी में टाल देते हैं।
आज मदन मित्रा ने कहा कि बीजेपी के नेता राजभवन में चाय पीने जाते हैं और गवर्नर बीजेपी की स्क्रिप्ट के हिसाब से बयान दे देते हैं। मदन मित्रा ने कहा गवर्नर को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सैलरी मोदी या अमित शाह नहीं देते। There is no postpone violence. Only violence is there that is within the party of BJP. So whenever they don't get anything to be blamed, they straight, there is one seat, Mr. Dhankar is sitting. He every time forgets that his salary is not being paid by Modi or Amit Shah. He is paid by us, by the people of the country. So whenever BJP has nothing to say, they take some people, go to the government and say that postpone violence. Where is postpone violence? हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में हालात आज और बिगड़ गए। सरकार विरोधी और सरकार समर्थकों के बीच आज भी जबरदस्त हिंसा हुई। श्रीलंका में सिविल वॉर जैसे हालात हैं। एक तरफ राजपक्षे परिवार है, दूसरी तरफ उनके विरोधी। अब सरकार का विरोध करने वाले लोग सत्ता पक्ष के नेताओं को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। 12 मंत्रियों के घर जला डाले गए। भीड़ ने कई सांसदों के घर भी फूंक दिए। जनता राजपक्षे सरकार से इस कदर नाराज है कि उनकी पार्टी के एक नेता को नदी में फेंक दिया। सरकारी गाड़ियों को नदी में फेंका जा रहा है। एक सांसद जनता के बीच गए तो लोगों ने उन्हें पीट डाला। सरकार समर्थक कई नेताओं को पब्लिक ने डस्टबिन में फेंक दिया। पिछले 1 महीने से प्रदर्शनकारी कोलंबो में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कल महिंदा राजपक्षे के समर्थकों ने उन पर हमला बोल दिया था, गोलियां चला दी थी। इसके बाद से कोलंबो में भयानक हिंसा भड़क उठी। आज भी हिंसक प्रदर्शन हुए। इमरजेंसी और कर्फ्यू के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतरे। श्रीलंका में पिछले कई महीनों से जबरदस्त आर्थिक संकट है। लोग बेहद परेशान हैं। खाने पीने का सामान नहीं है, हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है, पेट्रोल डीजल की भारी कमी है। हालात इतने खराब हैं कि श्रीलंका की सरकार अपना कर्ज भी टाइम पर नहीं चुका पा रही। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि श्रीलंका बहुत जल्द दिवालिया होने वाला है और जनता इसके लिए राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार सत्ता में था। गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। उनके भाई महिंदा कल तक प्राइम मिनिस्टर थे। राजपक्षे परिवार के 2 सदस्य मंत्री थे और परिवार के बाकी सदस्य भी बड़े बड़े ओहदों पर थे। अब जबकि श्रीलंका की जनता वायलेंट हो रही है, तो महिंदा राजपक्षे इस्तीफा देने के बाद राजधानी कोलंबो से बाहर चले गए हैं। वो त्रिंकोमाली शहर के एक नेवल बेस पर छुपे हैं। जनता ने इस नेवल बेस की नाकेबंदी कर दी है। एयरपोर्ट जाने वाली सड़कों पर पब्लिक पहरा दे रही है। जनता के गुस्से से बचने के लिए राजपक्षे परिवार के सदस्यों को हेलीकॉप्टर से बाहर ले जाया गया है। कल नाराज लोगों ने राजपक्षे परिवार के पुश्तैनी घर को आग लगा दी थी। कोलंबो की सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई हैं। देश में इसी महीने दूसरी बार इमरजेंसी भी लग चुकी है, लेकिन कोलंबो में डटे प्रदर्शनकारी वापस जाने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक प्रेसिडेंट गोटाबाया इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।